हेलो टू ऑल। आज हम इस YouTube चैनल में नई सीरीज लेके आ रहे हैं। इस नई सीरीज में डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं उनमें सामान्य ज्ञान के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे आते हैं। जनरली बच्चों के पास में नोट्स उपलब्ध होते हैं और इन उपलब्ध नोट्स को वो याद करते हैं, फिर भी उनको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर में नहीं मिलते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस बनाए हुए होते हैं। तो हम इस नई सीरीज में, इन नए वीडियोस में जनरल साइंस के कुछ टॉपिक मीन्स लगभग जो कोर्स में जितने क्वेश्चंस उसके आ रहे हैं वो कवर करेंगे। और इसी कंसेंट में जैसे रीट के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आगामी सेशन में होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए हम सामान्य ज्ञान के कंसेप्ट बेस जो है वो वीडियो लेके आएंगे। इसमें पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवानी आपकी रिक्वायरमेंट पे होगी। मेरा ये टारगेट होगा कि मैं बहुत सामान्य रूप से आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं, जिससे आप उन कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करके और एग्जाम में वो क्वेश्चन सही कर सकें। इसी कंसेंट में जैसे हम अगर लें कि रीट के एग्जाम में, इन रीट के एग्जाम में जनरल साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो उन जनरल साइंस के मीन साइंस के जो साइंस और मैथ्स के टीचर लेवल 2 में बनेंगे उनके लिए भी पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है और जो आगामी 2 सितंबर या सितंबर को प्रपोज्ड है। ठीक है, ऐसी संभावना है कि वो 2 सितंबर तक हो सकती है। तो इसीलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट और मेरे ये कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपके लिए उस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ऐसे फर्स्ट ग्रेड जो आगामी भर्ती में जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे और दूसरी कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। रीट के जनरल साइंस वाले सिलेबस के अंदर फर्स्ट जो है वो सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु, वायरस, कवक है, उनके लाभ। रीट में गणित और विज्ञान वाले शिक्षकों के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, उसमें पहला जो यूनिट है वो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक वगैरह है जो आपके पास अवेलेबल होगा सिलेबस। सजीव वाले टॉपिक के अंदर पौधों के विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिका की संरचना, कार्य और कोशिका विभाजन है। ऐसे ही मानव शरीर, स्वास्थ्य और बहुत सारे टॉपिक जो साइंस में दे रखे हैं। तो हमारी इसी सीरीज में एक एक टॉपिक पे एक जो है वो वीडियो में उपलब्ध आपको करवाऊंगा और उनके सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको उसी समय याद करनी है, ना तो उनको कहीं लिखना है, ना उनकी कोई पीडीएफ को आपके पास रखना है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इस कंसेंट में, इस वीडियो के अंदर, वो होगा जंतु कोशिका की संरचना और उसके कार्य। पादप कोशिका की संरचना व कार्य भी है इसमें और कोशिका विभाजन भी है। तो 3 टॉपिक जो है वो कोशिका से संबंधित हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा जंतु कोशिका की संरचना। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस के लिए सेल। रीट के अंदर ये टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। तो हम जनरली इस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या होती है और कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, और इस पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी बनते हैं। ठीक है, तो हम आज इस सीरीज के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका की परिभाषा क्या है। ठीक है, इस परिभाषा पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कोशिका की परिभाषा, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो संरचनात्मक का मतलब हुआ कि सारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इस चीज को समझने के लिए अगर हम इस कोशिका की उत्पत्ति की सीरीज को पढ़ें, ठीक है, कोशिका कैसे बनी, कहां से आई, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका आई। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी वो
एक कोशिका से ही पूर्ण जीव बनता था। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, या उद्विकास कह सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के पास में, कुछ जीवों के पास में केवल एक कोशिका है और कुछ के पास में एक से अधिक कोशिका होती है। ठीक है, अगर एक कोशिका है तो वो अपना पूरा जीवन यापन एक कोशिका से करेगा। अगर एक से ज्यादा कोशिका है तो कोशिकाएं मिलके हो सकता है उत्तक बनाएं, उत्तक मिलके अंग बनाएंगे, अंग मिलके अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलके पूरा जीव बनाएंगे। तो इस क्रम के अंदर इसका विकास हुआ। इसलिए बोलेंगे कि जीवों की संरचनात्मक इकाई किसी भी कंडीशन में कोशिका ही होती है। दूसरी हमारी इस पे क्वेश्चन बनता है कई बार कि जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, इसका तात्पर्य है, इसके 4 ऑप्शन दिए भी जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि सारे जीव कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव कोशिका से बने होते हैं, कुछ जीव किसी और संरचना से बने होते हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट आपके पास आ सकते हैं, तो संरचनात्मक इकाई का मतलब हुआ कि कोई भी कोशिका है। अगर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकीय जीव की बात करें, जिसको बोलते हैं जीवाणु, ये भी एक कोशिका है। ठीक है, और इसके आगे वाले सारे जंतु, पेड़ पौधे सभी के पास में कोशिका है, तो उनकी क्या हो गई, संरचनात्मक इकाई हो गई। लेकिन कभी कभी उस ऑप्शन में एक ऐसा अपवाद दिया जा सकता है जिसको बोला जाता है वायरस या विषाणु। विषाणु एक आनुवांशिक पदार्थ का पार्ट होता है, भाग होता है। न तो इसको हम सजीव में मानेंगे, न इसको हम निर्जीव में मानेंगे, क्योंकि जब ये किसी भी जीव के शरीर के बाहर होगा तो निर्जीव होगा, जीव के शरीर के अंदर होगा तो वो सजीव होगा। इसलिए विषाणु इस परिभाषा में फिट नहीं होता है, बाकी सारे इस परिभाषा में फिट हो सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है। कॉन्सेप्ट ये बन रहा है, संरचनात्मक इकाई दे दी और आपको जीवाणु भी एग्जाम्पल में दे दिए, विषाणु दे दिए, दूसरे जीव के नाम दे दिए, तो आप यहां से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी बात पे हम आते हैं, क्रियात्मक इकाई। कोशिका क्रियात्मक इकाई कैसे है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। कोशिका किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई कैसे। क्रियात्मक इकाई का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी काम होने हैं वो कोशिका के द्वारा ही करने हैं, चाहे वो श्वसन हो, जनन हो, पाचन हो, परिसंचरण हो। तो जीवों के अंदर पहले हमें पता होने चाहिए कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहले भोजन का पाचन, उसके बाद भोजन का परिवहन, गैसों का परिवहन, उसके बाद रक्त और पदार्थों का परिवहन, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, उत्सर्जन के बाद में जनन, जनन के बाद में तंत्रिका तंत्र के द्वारा संवेदनाओं का परिवहन। तो ये सारे के सारे किसी भी उच्च वर्ग के उच्च विकसित जीवों के अंदर कार्य होते हैं। निम्न वर्ग के जीवों में भी इनमें से कुछ कार्य होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे कार्य जो हैं वो कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। ये कॉन्सेप्ट परिभाषा में आपके द्वारा याद कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इस कंसेप्ट पे फोकस करेंगे या ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन बन के आएंगे तो कुछ ऐसे कार्य दे दिए जाएंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगे कि ये कोशिका के द्वारा कैसे संभव हो सकते हैं। जैसे सिंपल लेते हैं, हम एक बात करते हैं श्वसन की बात। श्वसन एक प्रक्रिया है, हम ये कह रहे हैं कि ये क्रियात्मक इकाई है। तो श्वसन की क्रिया जो है वो कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। मैं इस चीज को यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव में ये प्रूव करूंगा, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्रियात्मक इकाई कैसे है। और उसके बाद में उच्च वर्ग के जीवों में हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव अमीबा का। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा के अंदर ये श्वसन की प्रक्रिया इस झिल्ली के द्वारा होती है। इस झिल्ली को कोशिका कला बोलते हैं। इस झिल्ली को बोला जाता है कोशिका कला।
इस कोशिका कला के द्वारा श्वसन होता है। अब श्वसन प्रक्रिया में आपको पता ही है कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कोशिका अपने आप में पूरा जीव है, इसलिए इसकी क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? कोशिका हो गई। ठीक है, तो ये हुआ निम्न वर्ग के छोटे जीवों के बारे में। हम अब बड़े जीव के बारे में डिस्कस करते हैं। मनुष्य के अंदर लेते हैं, जो उनमें श्वसन की क्रिया। ठीक है, अब इस श्वसन प्रक्रिया के अंदर हम ये बोलेंगे कि बहुत सारे अंग काम में आते हैं। बाह्य नासा छिद्र और नासा छिद्र से अलावा जितने भी श्वसन के मार्ग में आने वाले अंग हैं, उसके अलावा आंतरिक नासा छिद्र है, नासा गुहा है, आंतरिक नासा छिद्र, उसके बाद में ग्रसनी है, उसके बाद में वायु नलिका है, उसके बाद में फेफड़े हैं। तो ये सारे के सारे जो नाम आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? श्वसन के अंग हैं। ठीक है, अब इन श्वसन अंगों में ये हम मान लेते हैं एक पाइप की तरह है और इस पाइप के अंदर ऑक्सीजन जो है वो परिवहन कर रही है बाहर वातावरण से, और यहां से होते हुए ये ऑक्सीजन जो है फेफड़े यानी लंग्स के अंदर एक छोटी सी वायु कुप्पिका है, उसमें चली जाएगी ये ऑक्सीजन, और यहां से ये ऑक्सीजन विसरण विधि के द्वारा इस रक्त में आ जाएगी, और ये रक्त इस ऑक्सीजन को लेके और हृदय में जाएगा। हृदय इस रक्त का परिवहन कोशिकाओं में करेगा। तो जब ये हृदय इस ऑक्सीजन वाले रक्त को लेके कोशिकाओं के पास जाएगा तो कोशिकाओं को ये रक्त ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब यहां पे ये ऑक्सीजन इन कोशिकाओं में ऑक्सीकरण करेगी, ऊर्जा बनाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा बनाने का काम किसने किया? कोशिका ने। इन सारे अंगों ने क्या किया? परिवहन का कार्य किया, और परिवहन के कार्य में भी जो अंग काम में आ रहे हैं वो सारे के सारे अंग जो है वो कोशिका से बने हुए हैं। तो इस वजह से ये सारे अंगों ने जो काम किया वो भी कोशिका से बने हुए हैं। यहाँ पे जो एक कोशिका ने ऑक्सीजन ली है, मैं एक कोशिका की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इस एक कोशिका ने ऑक्सीजन ली है ऑक्सीकरण के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, तो इसने भी क्या किया है? क्रियात्मक इकाई की भूमिका निभाई है। तो ये हमारी परिभाषा की व्याख्या हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड बनते हैं। ठीक है, आपको केवल इन कंसेप्ट्स को देखना है, इस वीडियो को रिपीट करके देखना है, कोई भी चीज आपको लिख के नोट करके नहीं रखनी है। 2-3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये दो टर्म जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आज एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो है कोशिका के प्रकार। बहुत सारी कोशिकाओं के नाम आते हैं कि ये कोशिका है, ये कोशिका है। तो पहले इवोल्यूशन के आधार पर प्रोकैरियोटिक, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यहां पे इस शब्द में काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये पुरानी कोशिका, ये नई कोशिका मान सकते हैं। तो इसकी परिभाषा के अंदर देखते हैं प्रो। इस प्रो का मतलब होता है, हिंदी के अंदर प्रो, इंग्लिश में ऐसे प्रो लिखते हैं। प्रो का मतलब होता है आदिम, या प्रो का मतलब होता है पुराना, या प्रो का मतलब होता है प्रथम। ठीक है, आदिम, पुराना या प्रथम, ये सारी इसी से होती है। यहाँ पे दूसरा नाम है कैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो हम हमारी परिभाषा में ये बोल सकते हैं, जो परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, कि वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक आदिम, पुराना या प्रथम या कम विकसित प्रकार का होता है वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर और कुछ एक्सप्लेन किए हुए आपके दूसरे टीचर्स से बोल सकते हैं कि वे कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक
अनुपस्थित होता है, ठीक है, वो बाद का मैटर है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि वे कोशिकाएं जिनके पास में पुराना केंद्रक उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कहलाती है। उदाहरण इसके जीवाणु है, पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक है। वहां पे जाते हैं यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है नया, यू का मतलब होता है विकसित, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब आपको पता ही है केंद्रक। तो यूकैरियोटिक का मतलब हुआ नया या विकसित केंद्रक, तो वो कहलाएंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। ये पुराना केंद्रक, इनके पास में नया केंद्रक, तो ये पुराने हैं, कम विकसित है, ये विकसित है। अब हमारे पास में छोटा सा टॉपिक आएगा आज का लास्ट टॉपिक, कि ये भाई केंद्रक पुराना और केंद्रक नया क्या होता है, ठीक है। अब केंद्रक पुराना और केंद्रक नया क्या होता है, आप देखिए कि पुराने केंद्रक में क्या था और नया केंद्रक कैसे बन गया। हम एक बैक्टीरिया कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसका डायग्राम लेते हैं। उसके डायग्राम के अंदर ये सेंटर के अंदर स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। दूसरी हम लेते हैं उच्च वर्ग के जंतुओं की कोशिका। उस जंतु कोशिका के अंदर आपको ऐसे डायग्राम मिलेगी और उस डायग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगी, इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन होगी, और इसके अंदर ये थ्रेड बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है और यहां पे ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है। ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। तो वह केंद्रक या वह संरचना जिसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है वो केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है, वह केंद्रक पुराना केंद्रक कहलाता है। यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ है इस पे कोई भी कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, ठीक है। और यहां पे ये आनुवंशिक पदार्थ जो है ये वाला, इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ ये कवर दिखाई दे रहा है, इस कवर को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इस कवर का नाम है केंद्रक झिल्ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्रक झिल्ली अगर उपस्थित है तो वो नया यूकैरियोटिक केंद्रक है, और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो वो प्रोकैरियोटिक केंद्रक है। तो ये दो टॉपिक आपको कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं एग्जाम में। धीरे धीरे नेक्स्ट जो वीडियो में काफी कंसेप्ट आएंगे, इस वीडियो का बार बार पॉज करके देखिए, उसको समझिए। जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।